चलिए। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? तो आइए हम शुरू करते हैं सिद्धार्थ एटेक के इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी के साथ भारतीय इतिहास की एक अद्भुत कक्षा। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, हमने सिद्धार्थ एटेक पर, जहां पर हमारा ध्येय वाक्य है नौकरी भागेगी अब आपके पीछे, उसके अंतर्गत हमने इंडियन हिस्ट्री की क्लास आप सभी प्यारे साथियों के साथ शुरू की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने हमारी बात रखी। इसके पहले हमने 2 अध्याय पढ़े, पुरातात्विक स्रोत पढ़े और कहीं ना कहीं प्रागैतिहासिक काल पढ़ा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम अगले अध्याय की ओर आपको लेकर चलते हैं और उस अगले अध्याय का नाम है वैदिक सभ्यता और संस्कृति, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम किस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, तो आप याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता व संस्कृति। महत्वपूर्ण अध्याय है वैदिक सभ्यता और संस्कृति का, तो इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले इतिहास में आप इस बात को समझिए कि आखिर वैदिक सभ्यता होती क्या है, वैदिक संस्कृति होती क्या है। तो कहा जाता है कि सभ्यता और संस्कृति का वह रूप जिसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, वह वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति कहलाती है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बड़ा और बहुत कोई रॉकेट साइंस वाला प्रश्न मैं आपके समक्ष नहीं रखता हूं। कि मेरा हमेशा से एक विचार रहा है, आपको यह पता है कि अगर हम किसी बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं तो उसका परिचय आपके पास होना चाहिए। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी तो उसके बारे में बताया गया सब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसे हमने सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार वैदिक सभ्यता जो है वह होती क्या है। तो इसके संदर्भ में एक बात जो आप लोगों को जाननी चाहिए, वो क्या जाननी चाहिए? कहा जाता है कि आपकी सभ्यता वह संस्कृति का वह रूप जिसकी अभिव्यक्ति वैदिक साहित्य में हुई है। क्या ये बात क्लियर हो गई कि आखिरकार हमारा वैदिक सभ्यता और संस्कृति क्या है? तो इसके एक परिचय के बारे में हमने आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों के साथ बात की कि सभ्यता और संस्कृति का एक ऐसा रूप जिसकी जानकारी, जिसका परिचय हमें कहाँ मिलता है? वैदिक साहित्य। अब यहाँ पर आपके लिए एक नया शब्द निकल करके आया कि सर यह वैदिक साहित्य होता क्या है भाई साहब? तो याद रखिएगा, इसमें 4 प्रकार का साहित्य शामिल किया जाता है। कितने प्रकार का साहित्य शामिल किया जाता है? तो याद रखिएगा 4 प्रकार का। पहला आता है वेद। वेदों को हम समझ नहीं सकते हैं तो लिखे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो वेदों का सरल भाषा में अनुवाद होता है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद है। इसके बाद आता है आरण्यक, जो जीवन के रहस्यात्मक विषयों पर लिखे गए हैं। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है और उसे हम कहते हैं उपनिषद। क्या कहते हैं? उपनिषद। ये सारे ही मिलकर क्या कहलाते हैं? वैदिक साहित्य कहलाते। तो यहां पर आप इस बात को समझिए कि वैदिक साहित्य क्या है। याद रखिएगा, साहित्य का 4 प्रकार का भाग, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन्हें हम वैदिक साहित्य कहते हैं। याद रखिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस वैदिक साहित्य में कहीं पर भी रामायण, महाभारत, पुराण, अर्थशास्त्र, अष्टाध्याय, इनको शामिल नहीं किया जाता है। यह 4 पार्ट ही क्या कहलाता है? याद रखिएगा, वैदिक साहित्य कहलाता है। बताओ,
क्या ये बात क्लियर हो गई? यह 4 पार्ट ही क्या कहलाता है? आपका वैदिक साहित्य कहलाता है। इसमें हम कभी भी इसको पुराणों को, रामायण को, महाभारत को या आदि किसी भी प्रकार के ग्रंथों को शामिल नहीं करते। क्लियर? अच्छा, एक बात और बताइए, उपनिषद क्या जब हम देख रहे हैं इनका क्रम याद रखना है, पहली बात तो आप सबको इनकी सीक्वेंस जो है वह आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगी। ठीक है, उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और इसीलिए उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। कि उपनिषदों पर आकर के जो है वह वेदों का अंत हो जाता है। ठीक है, तो यह है हमारी आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी। अब यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि आखिरकार वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? इस सभ्यता का निर्माण जो है वह किसने किया? ठीक है ना, यह प्रश्न अक्सर हमसे पूछा जाता है। विद्यार्थी इसका सेटिस्फाई जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। कहा जाता है वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। कौन थे? आर्य। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, और यह व्यक्ति के गुणों का परिचायक होता है, जाति का नहीं। आप किसी व्यक्ति के बारे में क्या कहते हैं कि यार वो कितना महान व्यक्ति है, कहते हो नहीं कहते? महान को छोड़ो, आप क्या कहते हो? कितना अच्छा व्यक्ति है। तो आपने जब किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा शब्द का प्रयोग किया तो क्या आपने उसकी जाति देखी, उसका धर्म देखा? नहीं देखा ना। उसके क्या देखे? गुण देखे। कल्पना करें कहीं जा रहे थे आप, खुदा न करे कभी ऐसा हो, लेकिन आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, 2-4 आदमी भीड़ में से निकल करके बाहर आते हैं और आपको बचाते हैं, आपको अस्पताल पहुंचाते हैं। डॉक्टर, जब आप होश में आते हैं तो डॉक्टर आपसे कहता है कि कुछ लोग आपको यहाँ पर लेकर के आए थे। अब आपके मन में क्या आएगा कि यार वो कौन सी जाति के थे? क्या ऐसा कुछ आएगा क्या? नहीं। तो फिर क्या आएगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी थे बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो आर्य शब्द जो है यह इसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है और यह गुणवाचक शब्द है, एक जातिवाचक शब्द नहीं है। ठीक है, 1860 ईस्वी में मैक्स मूलर ने यह बताया कि आर्य जो है वह मध्य एशिया से आए हुए थे। मैक्स मूलर ने भारतीय इतिहास पर कार्य किया है और उसने आर्यों के आगमन के बारे में 1860 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। तो देखिएगा निर्माता कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, निर्माता थे आर्य। ठीक है, अब आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा इस शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कि भैया ये तो बहुत ग्रेट व्यक्ति थे। ठीक है, अगली बात समझिएगा, यह एक गुणवाचक शब्द है, ना कि जातिवाचक। आर्य जो है वह व्यक्ति के गुणों का परिचायक है। किसका परिचायक है? तो याद रखिएगा गुणों का परिचायक है। गुणों को यह बताता है। ठीक है, अब इसके बाद महत्वपूर्ण बात याद रखिए, विशेष तौर पर किनके बारे में? आर्यों के बारे में क्या बात याद रखनी है, थोड़ा सा उसे समझिए। 1860 ईस्वी में एक विद्वान का नाम याद रखिएगा और उस विद्वान का नाम क्या आता है? मैक्स मूलर। 1860 ईस्वी में मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे? आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है भाई मैक्स मूलर। ठीक है ना, काफी रिसर्च होती है सर, ऐसे ही नहीं बोली जाती है।
कि कोई भी बात जो है वह धूल में लठ मार दी गई, नहीं, संभव ही नहीं है और यह संभव भी नहीं हो सकती और यह कभी सही भी नहीं हो सकती है। तो इस पर एक बहुत रिसर्च करने के बाद में यह बात यहाँ पर हमें निकल करके सामने आती है कि आर्य मूल रूप से कहाँ पर के रहने वाले थे। कहीं ना कहीं यह हमारे मध्य एशिया के रहने वाले थे और फिर यहाँ से यह भारत आए। आर्य श्रेष्ठ थे, इसीलिए जो हमारी वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक सभ्यता को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। अगर कभी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ ले कि आर्य सभ्यता क्या है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता कहीं भी नहीं है। वैदिक सभ्यता का नाम ही आर्य सभ्यता है। क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण आर्यों ने किया था। समझ में आ गई? चलिए थोड़ा सा यहाँ के कालक्रम के बारे में बात करते हैं कि इस सभ्यता का कालक्रम क्या था। देखिए, जब हम वैदिक सभ्यता के कालक्रम की चर्चा करते हैं तो वैदिक सभ्यता का कालक्रम निकल कर के सामने आता है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। लगभग भारतीय इतिहास के रंगमंच पर 900 वर्षों तक वैदिक सभ्यता अपना प्रदर्शन करती है, अपने अस्तित्व में रहती है। कितने सालों तक? 900 सालों तक। अपने आप में बहुत बड़ा काल था। लेकिन इतिहास में इस कालक्रम को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है सर? दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है उत्तर ऋग्वेदिक काल। पहला जो आता है उसे नाम दिया जाता है ऋग्वेदिक काल और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वेदिक काल है, यह काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा और उत्तर वैदिक काल जो है वह 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है। यह विभाजन सबसे पहले विंटर नित्ज के द्वारा किया गया था। इस बात को याद रखिएगा, किसने किया था? विंटर नित्ज ने किया था। विभाजन का आधार क्या था? इस समय का समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, धर्म, इसके आधार पर यह विभाजन किया जाता है। खैर वो सब चर्चाएं हम समय के साथ आगे करेंगे, लेकिन यह विभाजन किसने किया? विंटर नित्ज ने किया था। महत्वपूर्ण बात, ऋग्वेदिक काल में क्या हुआ? जो आर्य थे, जो मध्य एशिया में रहते थे, वह आर्य सिंधु नदी तक ही सीमित रहे, यानी कि वो भारत में आगे नहीं बढ़े। कहां तक सीमित रहे? आर्य, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, वह सिंधु नदी तक ही सीमित रहे। जबकि उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे, यह आर्य गंगा, यमुना, दोहाब तक आ गए। आर्य कहाँ आ गए? गंगा, यमुना, दोहाब तक आ गए। तो इस बात को याद रखिएगा। क्लियर हो गई? बहुत बड़ा है। एक नोट लगाकर यह लिखेंगे कि यह विभाजन किसने किया है? विंटर नित्ज ने किया है। यह विभाजन विंटर नित्ज के द्वारा किया गया है।
तो कालक्रम विशेष तौर पर वैदिक सभ्यता के बारे में दो भागों में बांटा, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक काल जो है इसके अंतर्गत 1500 से 1000 ईस्वी के लिए हम जानते हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल जो है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में आर्य सिंधु नदी तक सीमित रहे, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है वह गंगा यमुना दोआब तक आ गए थे। यह विभाजन विंटरनित्ज ने किया था। समझ में आ गई बात? चले, तो ये तो हो गया समय का कालक्रम। अब महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि साहब यह विभाजन का आधार क्या रहा। तो मैंने अभी कहा राजनीति रहा, धर्म रहा, समाज रहा, प्रशासन रहा। इसके अलावा हमारे और भी कई सारी अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इनको आधार बना करके हमने यह विभाजन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक सभ्यता की राजनीतिक संरचना। ठीक है, अगला बिंदु। राजनीतिक संरचना। ठीक है, चलिए। राजनीतिक संरचना में सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जब हम ऋग्वैदिक काल को पढ़ते हैं तो ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संरचना कबीलाई ढांचे पर आधारित थी। कबीलाई ढांचा होता है मोबिलाइजेशन फॉर्म फ्रेम, अर्थात इस कबीले की राजनीतिक सीमाएं निर्धारित नहीं थी। आज हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ लुहार आते हैं, क्या उनकी कुछ राजनीतिक सीमा है क्या? कि वो कहीं पर भी जहां पर भी जगह मिलती है वहीं पर अपना डेरा डाल लेते हैं, जहां जगह मिलती है वहीं पर डेरा डाल लेते हैं। राजनीतिक सीमाएं निर्धारित नहीं थी। ठीक है, तो राजा किसी कबीले का प्रधान होता था, वह जनता की इच्छाओं पर निर्णय लेता था, इसीलिए उसे क्या कहा जाता था? जनस्य गोपा कहा जाता था। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? राजनीतिक संरचना या हम कह सकते हैं राजनीतिक सीमाएं जो है वह निर्धारित हो गई। जन का निर्माण हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी तो जनपद में परिवर्तित हो गया, और अब राजा जो है वह एक महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो कुछ बातें जो आप लोगों को समझनी चाहिए, देखिएगा। ऋग्वैदिक काल में जीवन कबीलाई पद्धति पर आधारित था, जिससे राजनीतिक सीमाएं निर्धारित नहीं थी। राजा कबीले का प्रधान था, कबीले का प्रधान होता था और उसे जनता की इच्छा पर निर्णय करना होता था। निर्णय करना होता था। ठीक है, अब देखो, ये तो समझ में आ गई किस काल की घटना है भैया? उत्तर ऋग्वैदिक काल की। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, थोड़ा सा उसे समझिए। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक सीमाएं निर्धारित हो गई। सीमाएं
निर्धारित हो गई। राजा अपने क्षेत्र का प्रधान हो गया, अपने क्षेत्र का प्रधान हो गया। यह क्षेत्र जन कहलाए। जन से ही जनपदों का विकास हुआ। जन से ही जनपदों का विकास हुआ। क्या ये बात क्लियर हो गई? यह घटना क्या है? यह है हमारे उत्तर वैदिक काल की घटना कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक सीमाएं जो है वह निर्धारित हो गई। राजा अपने क्षेत्र का प्रधान हो गया और यह क्षेत्र जो है वह क्या कहलाया? जन कहलाया। धीरे धीरे जन से ही जनपदों का विकास देखने को मिलता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कहा जाने लगा मेरे प्यारे साथियों कि इस काल में कुछ ऐसी संस्थाओं का विकास हुआ जिन्होंने राजा की सहायता की, जैसे सभा और समिति। सभा और समिति एक होती है विदत। तीन संस्थाएं विकसित हुई। सभा का तात्पर्य क्या होता है? सभा का तात्पर्य होता है विशिष्ट जनों की संस्था। विशिष्ट जन यानी कि जो समाज के विशिष्ट लोग होते हैं उन्हें। और एक होती है समिति, सामान्य जनता की। एक होती है विदत, वृद्ध जनों की संस्था। जैसे आप इस तरह से देखिए कि वर्तमान समय में भारतीय संसद का निर्माण तीन प्रकार की संस्थाओं से होता है। राष्ट्रपति, बुजुर्ग आदमी होता है, बेचारे को बैठा दिया जाता है। एक राज्यसभा, विशिष्ट लोग होते हैं जो हार जाते हैं वो राज्यसभा के माध्यम से संसद पहुंचते हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? और एक होता है लोकसभा। अब लोकसभा क्या काम करती है भैया? चुने हुए प्रतिनिधियों का, चुने हुए प्रतिनिधि वहीं पर जाते हैं। तो इस तरह से जनतांत्रिक सभाएं थी। अगली बात लिखेंगे, राजा की सहायता के लिए कुछ जनतांत्रिक सभाएं होती थी। जैसे नंबर 1 पहली लिख लीजिए, विदत। ये क्या है? वृद्ध जनों की संस्था। कि भाई यहां पर कौन रहेंगे? बुजुर्ग रहेंगे। ठीक है। एक होती है सभा, विशिष्ट जनों की संस्था। और एक होती है समिति, सामान्य जनों की संस्था। बताओ, क्लियर हो गई बात? तो ये है राजनीति। परिवर्तन आपको नजर आ रहा होगा। वहां पर सीमाएं निर्धारित नहीं है, यहाँ पर सीमाएं निर्धारित है। वहां पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे क्षेत्र है, जन कहलाया, इसी से जनपद बना। और राजा की सहायता के लिए कुछ संस्थाएं निर्मित हुई, विदत, सभा और समिति। सभा और समिति के बारे में कहा जाता है कि अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां कहा गया है। तो ये नोट लगाकर आगे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक नोट लगाए, NOTE, नोट, कि अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की
जुड़वा पुत्रियां कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कथन हमसे पूछा जा सकता है कि प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां किसे कहा जाता है, सभा और समिति को किस में कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। चलिए, अब मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छे से चीजों को समझिए कि आखिरकार हमारा समाज कैसा था। राजनीति पढ़ ली, अब थोड़ा सा समाज के बारे में भी पढ़िएगा। कहा जाता है कि वैदिक काल में समाज, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं तो समाज एक कबीलाई था जिसमें वर्ग विहीन समाज था, कोई जातियां नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज थोड़ा सा जटिल हो गया। समाज मूल रूप से पितृसत्तात्मक था, पिता की प्रधानता थी, उसकी बात मानी जाती थी। लेकिन वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। वर्ण व्यवस्था में 4 प्रकार के वर्ण मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या ये बात समझ में आ गई? ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें इस बात की जानकारी देखने को मिलती है। महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं तो ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहद अच्छी थी। उन्हें वेदों के पढ़ने और उन्हें पढ़ाने का अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को यह अधिकार समाप्त कर दिए गए और उन्हें केवल और केवल भोग की वस्तु माना जाने लगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो है वह क्या है, परिवर्तनशील थी। समझ में आ गई बात? तो आइए कुछ बात समझते हैं समाज के आधार पर, ठीक है ना। इतिहास समझ में आ रहा होगा। एक नए आधार पर मैं इतिहास आप लोगों के लिए रख रहा हूं, जहां पर कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी आपके बीच में रख रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए यह कोर्स आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सामाजिक स्थिति देखिएगा। ऋग्वैदिक काल का समाज 2 भाग है ना, ऋग्वैदिक है और कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों उत्तर वैदिक है, ठीक है। ऋग्वेद काल का समाज कबीलाई जीवन पर आधारित था। जो वर्ग विहीन, यानी कि कोई वर्ग नहीं था यहां पर, वह जाति विहीन था। इस काल में, कौन से काल में भैया? ऋग्वैदिक काल में। इस काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। उन्हें वेदों के पठन पाठन का अधिकार था, ठीक है। कोई वर्ग नहीं था, कोई जाति नहीं थी, उन्हें वेदों के पढ़ने का अधिकार पूरा विद्यमान था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक कालीन समाज में उत्तर वैदिक कालीन समाज में परिवर्तन आया। वह समाज वर्ग या वर्ण विभाजन पर आधारित हो गया। वर्ण विभाजन, वह वर्ण विभाजन पर
आधारित हो गया। महिलाओं की स्थिति महिलाओं की स्थिति में अब गिरावट दर्ज की गई। उन्हें गिरावट दर्ज हुई, स्वाभाविक बात है। उनसे जो वेदों के पठन पाठन का अधिकार था वह समाप्त कर दिया गया। उनके वेदों के पठन पाठन का अधिकार समाप्त कर दिया गया और उन्हें भोग की वस्तु माना जाने लगा। और उन्हें केवल क्या माना जाने लगा? याद रखिएगा, भोग की वस्तु माना जाने लगा। माना जाने लगा कि भैया ये क्या है? केवल और केवल भोग की वस्तु है। अब मैं बात करता हूं वर्ण व्यवस्था पर। वर्ण व्यवस्था, देखिए वर्ण व्यवस्था जो है ना, इसके बारे में एक बात याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में यह कर्म आधारित थी कि आप जो कर्म करेंगे उसी के आधार पर आपके वर्ण का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है, काल में यह जन्म आधारित हो गई कि आप क्या कर रहे हो इससे हमें मतलब नहीं है, आपका जन्म किस वर्ण में हुआ है उसी के आधार पर आपके वर्ण का निर्धारण होगा। ऋग्वैदिक काल में तो यह था, आप पैदा हुए हैं ब्राह्मण के घर पे और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको वैश्य मान लिया जाएगा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में यह हुआ कि अगर आप ब्राह्मण हैं और आप काम कुछ भी करो, माना आपको ब्राह्मण ही जाएगा। समझ में आ गई बात? तो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहां हुआ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। क्लियर हो गई? 4 वर्ण बताए गए हैं। पहला वर्ण बताया गया है ब्राह्मण, दूसरा वर्ण बताया गया है क्षत्रिय, तीसरा वर्ण बताया गया है वैश्य, चौथा वर्ण बताया गया है शूद्र। जो शुरुआती 3 वर्ण हैं इन्हें द्विज कहा जाता है, ठीक है। ब्राह्मण का काम होता है पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का कार्य होता है रक्षा करना और मेरे प्यारे साथियों वैश्य का काम होता है व्यापार करना। समझ में आ गई बात? लेकिन शूद्र का काम होता है इन सब की सेवा करना। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो रही होगी। वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया कि ऋग्वैदिक काल में यह कर्म आधारित थी जबकि उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गई। इस प्रथा की जानकारी हमें सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यह द्विज है, और एक बताया गया है शूद्र। क्लियर हो गई बात? चलिए जी,
एक बात और याद रखिएगा, वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कौन सा था? मात्र सत्तात्मक था। यह समाज आपके पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता की भूमिका प्रधान मानी जाती थी। क्लियर हो गई? चलिए, तो यह है वैदिक काल का समाज। अब बात करते हैं हमारे वैदिक काल के धर्म के बारे में। क्या कहता है यहाँ का धर्म और उसका आधार क्या है? देखो साहब, सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म कैसा था? तो हमने पढ़ा कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म जो है वह प्रकृति पूजा पर आधारित था। लेकिन यहाँ का धर्म प्रकृति पूजा पर आधारित नहीं था। इन्होंने क्या कर दिया? प्राकृतिक बहुदेववाद को अपनाया। प्राकृतिक बहुदेववाद का मतलब क्या है? प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के साथ किसी न किसी देवता को जोड़ दिया। जैसे बारिश होती है तो उसके साथ संबंध जोड़ दिया कि यह इंद्र करवाता है। आग लगती है तो उसके पीछे संबंध जोड़ दिया कि यह अग्नि की देन है। समझ में आ गई बात? बहुत तेज आंधी चलती है तो यह कह दिया वायु देवता है। ठीक है, कोई परिवर्तन होता है तो नाम ले दिया कि वरुण देवता की वजह से यह हुआ। तो अगर सारांश रूप में यह कहा जाए तो कहा जा सकता है कि वैदिक काल का धार्मिक जीवन जटिल और बहुदेववादी था। वैदिक धर्म प्राकृतिक बहुदेववादी वाद भी कहा, इसे प्राकृतिक बहुदेववाद भी कहा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल में पुरंदर यानी कि इंद्र, अग्नि और वरुण प्रमुख देवता थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश बहुत प्रमुख देवता के रूप में स्थापित हुए थे। ठीक है, तो चलिए, वैदिक कालीन धर्म है ना, वैदिक काल के धर्म की बात कर रहे हैं। वैदिक कालीन धार्मिक जीवन जटिल व बहुदेववादी था। इस धर्म को प्राकृतिक क्या कहा जा सकता है? प्राकृतिक बहुदेववाद भी कहा जा सकता है। प्राकृतिक बहुदेववादी कहा जा सकता है। ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन से थे? याद रखिएगा, नंबर 1 पुरंदर, जिसे हमने नाम दिया इंद्र का। ठीक है, दूसरा अग्नि और एक नाम दिया वरुण। ठीक है, वहीं मेरे दोस्त अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक कालीन देवताओं पर, तो 3 देवता। पहले देवता ब्रह्मा, दूसरा विष्णु और तीसरा महेश। महेश यानी कि शंकर भगवान। ठीक है, यह कुछ देवता हैं। और देखो, हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो ये 3 देवता हैं इनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वह शब्द होता है त्रिदेव। अब देखो, आपके प्रश्न बनेगा, सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में प्रश्न बनने का एक प्रारूप हो सकता है। क्या प्रारूप हो सकता है कि सर भारतीय इतिहास में त्रिदेव परंपरा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल से भारतीय इतिहास जो है वह त्रिदेव परंपरा का प्रारंभ माना जा सकता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, हो गई बात। इसके बाद आप आइए कि सर यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। भाई हमें पता तो चले ना कि वैदिक सभ्यता की
अर्थव्यवस्था का प्रारूप कैसा था। तो हम कहते हैं कि साहब वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी यह एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था जबकि कृषि सहायक व्यवसाय था। वहीं उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया और पशुपालन सहायक व्यवसाय हो गया। उत्तर वैदिक काल में ही व्यापार वाणिज्य को महत्व दिया जाने लगा। व्यापारी जो होते थे उन्हें पानी कहा जाता था और लोहे की खोज होने की वजह से कृषि में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है। क्लियर हो गई। विनिमय का माध्यम गाय हुआ करती थी। विनिमय यानी कि लेन देन जो है वह गाय के माध्यम से किया जाता था। गाय काफी महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए से अहन्या कहा जाता है। अहन्या का तात्पर्य क्या होता है? जिसका वध नहीं किया जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता। आज अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में जो 10 रुपए का नोट है उसे निकालिए और निकाल करके उसको फाड़ दीजिए, तो क्या आप फाड़ देंगे? नहीं फाड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो मुद्रा है, वो फाड़ेंगे तो आपके 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, व्यक्ति अपनी गाय की हत्या नहीं करता था। क्यों? क्योंकि गाय उस समय की मुद्रा व्यवस्था थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो हम जब वैदिक काल के आर्थिक जीवन पर चर्चा करते हैं तो यह वैदिक अर्थव्यवस्था, वैदिक अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। समझ में आ गई बात? कौन सी अर्थव्यवस्था थी भैया? याद रखिएगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। फिर दो भागों में बांटिए तो लिखिएगा ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था या ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। जबकि कृषि सहायक व्यवसाय। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पशुपालन मुख्य व्यवसाय और कृषि व्यवस्था जो है यह उसके सहायक व्यवसाय के फॉर्मेट में जाना जाता था। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज ने हल को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा दिया? हल की वजह से कृषि क्रियाओं में परिवर्तन आया और उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया और पशुपालन जो है वह उसके बाद यानी कि सहायक व्यवसाय के तौर पर माना जाने लगा। और याद करिए, जब भी कृषि मुख्य व्यवसाय होगा तो कृषि से क्या होगा? फसलों का उत्पादन होगा और उसी उत्पादन का क्या किया जाएगा? व्यापार किया जाएगा। इसीलिए उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य का विकास होता है। बहुत अच्छे से समझिए। तो अगली बात लिखिएगा, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज के कारण कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हुआ और अब कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया एवं पशुपालन सहायक। क्लियर हो गई? इसी काल में व्यापार वाणिज्य में भी वृद्धि हुई। किसमें वृद्धि हुई? व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होने का कारण क्या है? तो मैंने आपको बताया कि भैया कृषि का उत्पादन, कृषि से फसलें पैदा होने लगी और फसलों से अधिशेष जो निकला उनका हमने क्या कर दिया? वाणिज्य व्यापार शुरू कर दिया। क्लियर हो गई?
एक लाइन लिखेंगे कि वैदिक काल में विनिमय का माध्यम यानी कि आपसी लेन देन का माध्यम क्या था, गाय, और गाय को हमने क्या नाम दिया, अहन्या नाम दिया। तो एक लाइन लिखिएगा। और अहन्या शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, जिसको मारा नहीं जा सकता। ठीक है, लिखिएगा। वैदिक काल में विनिमय का माध्यम गाय था, जिसे अहन्या कहा गया। क्या कहा गया, अहन्या। अब अहन्या का अर्थ क्या होता है, जिसे मारा नहीं जा सकता, वह जिसकी आप हत्या नहीं कर सकते वह क्या कहलाएगी, अहन्या कहलाएगी। तो ये थी हमारी वैदिक काल की कुछ विशेषताएं। क्या ये बात क्लियर हो गई? कल जब हम आपके लिए लेकर के आएंगे तो हम बात करेंगे वैदिक साहित्य। दो पार्ट होते हैं वैदिक सभ्यता के। पहला पार्ट होता है वैदिक काल की विशेषताएं, जिसमें आप परिचय पढ़िए, निर्माता पढ़िए, कालक्रम पढ़िए, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म पढ़िए। मेरे दोस्त, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक स्थिति पढ़िए। दूसरा पार्ट वैदिक पार्ट, वैदिक साहित्य। इसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों का अध्ययन किया जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जैसा कि हमारी क्लास की परंपरा है कि हम क्लास कंप्लीट करें उसके पहले रिवीजन आपका करवाते हैं। वैदिक सभ्यता संस्कृति का परिचय देखा कि सभ्यता और संस्कृति का एक ऐसा रूप जिसकी अभिव्यक्ति वैदिक साहित्य में हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। 4 प्रकार का साहित्य रचा गया है, वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए और आरण्यक हो गए, उपनिषद। इनका क्रम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इन्हें हम वैदिक साहित्य कहते हैं। निर्माता कौन थे, आर्य, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता कहा गया। अर्थ होता है श्रेष्ठ, यह एक गुणवाचक शब्द है, जाति का बोध नहीं करवाता है। 1860 ईस्वी में मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य मूलतः मध्य एशिया के रहने वाले थे। कालक्रम वैदिक सभ्यता का 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, 2 भागों में बांटा, 1500 से 1000 ऋग्वेदिक और 1000 से 600 उत्तर वैदिक। सब आधार क्या है, तो भाई आर्य जो है ऋग्वेदिक काल में एक जगह तक सीमित रहे जो सिंधु नदी थी, और उत्तर वैदिक काल में सिंधु नदी से आगे बढ़कर के मध्य भारत में आ गए, गंगा यमुना के दोआब में आ गए। यह विभाजन विंटरनित्ज ने किया था। राजनीतिक संरचना ऋग्वेदिक काल में जीवन कबीलाई था, राजनीतिक सीमाएं निर्धारित नहीं थी, राजा कबीले का प्रधान होता था, जनता की इच्छा पर निर्णय करता था। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक सीमाएं निर्धारण हो गई, राजा क्षेत्र का प्रधान हो गया, यह क्षेत्र जन कहलाया, जन से ही जनपदों का निर्माण हुआ। राजा अकेला शासन नहीं करता था, अब कुछ संस्थाएं हो गई, विदत सभा, समिति। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की जुड़वा पुत्रियां कहा। सामाजिक जीवन ऋग्वेदिक काल का समाज कबीलाई जीवन पर आधारित था, वर्ग विहीन और जाति विहीन था। इस काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, वेदों के पठन पाठन का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन आया, समाज वर्ण विभाजन पर आधारित हो गया, महिलाओं की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई थी। ऋग्वेदिक काल में यह कर्म आधारित थी, उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित। प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, पितृसत्तात्मक समाज था। धर्म के बारे में पढ़ लिया हमने, बहुदेववादी धर्म था। अर्थव्यवस्था के बारे में भी चर्चा की सही। तो इसी के साथ हमारी इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, कल वापस मुलाकात करेंगे। आप डाउनलोड करिए सिद्धार्थ एटेक का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम चंदू जैन है। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।